एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आयुर्जन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके टाइप्स और सीजर्स क्या होता था वो देख लिया था। तो इसमें दो चीज छूट गई थी। वो क्या थी कि ये जो क्लोनिक सीजर होता है इसकी डायग्नोसिस कैसी होती है। तो बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है कि इसको डायरेक्ट पहचाना जा सकता है। और वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसकी होती है? तो मायोक्लोनिक सीजर की। अभी याद कैसे रहेगा? तो मायोक्लोनिक इसकस टू डब्ल्यू, तो ऐसे याद रहेगा कि मायोक्लोनिक जो सीजर होता है उसकी क्या प्रोग्नोसिस होती है? तो वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। और क्लोनिक वाले की तो क्या होती है? बेस्ट प्रोग्नोसिस होती है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे? इसकी इटियोलॉजीज, इसके कॉजेस, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। इटियोलॉजी में सबसे पहला कॉमन कॉज हम लोग जानते हैं कि सीजर्स होने का सबसे मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज क्या है? कॉमनेस्ट कॉज क्या है? वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। अभी हाइपोक्सिया होने के भी कई रीजन हो सकते हैं। सपोज जैसे कॉर्ड अराउंड नेक, कॉर्ड अराउंड नेक, म्यूकोनियम एस्पायरेशन, म्यूकोनियम एस्पायरेशन। थर्ड वन इज प्रीटर्म और आईयूजीआर और एनी काइंड ऑफ मैटरनल स्ट्रेस। इन कारणों की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोगों को, अगर बेबी को सीजर आ रहा है तो सबसे पहले क्या पूछना चाहिए? सबसे पहले पूछना चाहिए कि क्या, मतलब हिस्ट्री लेनी चाहिए कि क्या जो बेबी है वो बॉर्न होते ही क्या क्राई हुआ था इमिडिएटली, वो क्या रोया था इमिडिएटली। अगर नहीं रोया था तो ये सारी कंडीशंस को, तो हाइपोक्सिया होने का सबसे ज्यादा चांस रहता है। ये बात को ध्यान रखना है। ये मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज था। अगले क्या कॉज हैं? अगले कुछ कॉज हैं जैसे एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स ये क्या है? ये हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाने की वजह से, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है उनका इम्बैलेंस होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे पहला क्या हुआ? सबसे पहला है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। सेकेंड वन हाइपोकैलेमिया। थर्ड वन हाइपर सॉरी हाइपोनेट्रीमिया। नेक्स्ट वन इज हाइपोकैलेमिया। एंड फोर्थ लास्ट वन इज हाइपोथर्मिया। अभी इनकी वजह से क्या हो रहा है? तो सबसे पहले बेसिक ध्यान रखना है कि इनकी वजह से कोई ना कोई मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो रहा होगा, कोई एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, या एंजाइम इनएक्टिवेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो न्यूरल डिस्टरबेंस हो रही होगी उसकी वजह से सीजर्स हो रहे होंगे। तो सबसे पहला क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया। अभी हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब हम लोग को पता है कि ग्लूकोज का कम होना। अभी ग्लूकोज का अगर अमाउंट कम होगा तो हमारे ब्रेन में क्या होगा? ग्लूकोज का अमाउंट वहां पे भी कम होगा, जिसकी वजह से वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो हमारे सोडियम पोटेशियम जो पंप है वो अपने फुल एक्सटेंट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। उनका भी वर्क एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे न्यूरल मेम्ब्रेन इंस्टेबल हो जाएगी और सीजर्स होने का चांस होगा। न्यूरल मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से सीजर्स होने का चांस होगा। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया थी। अभी हाइपोकैलेमिया से क्या होता है? हाइपोकैलेमिया, अभी कैल्शियम क्या होता है कि जो हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबल बनाता है। अब अगर कैल्शियम का अमाउंट अगर कम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी न्यूरल मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और उसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो बहुत जल्दी ही एक्साइट हो जाएगी, और वो एक्साइट हो जाएगी तो जिसकी वजह से सीजर्स होंगे। तो कैल्शियम क्या होगा? कैल्शियम कम होने की वजह से क्या होगा? हमारे ब्रेन में जो न्यूरल मेम्ब्रेन है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूरल, सेकेंड न्यूरोनल मेम्ब्रेन डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो न्यूरल एक्साइटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी।
कि वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाएगा, वो स्टेबल नहीं है अब। न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज हो गई तो हल्का सा भी कोई स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सीजर्स होंगे। नेक्स्ट क्या है, हाइपोनेट्रीमिया। अभी हाइपोनेट्रीमिया का मतलब क्या हुआ कि सोडियम का अमाउंट अगर कम हुआ, सोडियम का अमाउंट अगर ब्लड में कम हुआ तो जो तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा हमारे ब्रेन में। ऑस्मोसिस होगा जिसकी वजह से हमारे को क्या हो सकता है, तो सेरिब्रल एडिमा हो सकता है, ब्रेन स्वेलिंग होगा, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एबनॉर्मल हो जाएगी। उससे क्या होगा, सीजर्स होगा। तो अगर हाइपोनेट्रीमिया है, सोडियम का अमाउंट कम है, तो वाटर का जो है ना वो हमारे ब्रेन सेल्स में ऑस्मोसिस के थ्रू एंट्री होगा। वाटर एंटर्स इन ब्रेन थ्रू ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा। इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, इडिमा होगा, सेरिब्रल इडिमा, सेरिब्रल इडिमा, जिसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, और जिसकी वजह से क्या होंगे, सीजर्स होंगे। अभी नेक्स्ट आता है हाइपरकेलेमिया। अभी हाइपरकेलेमिया क्या है, तो पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम अगर कम हुआ तो क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है एक न्यूरॉन का, वो क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन के क्या होंगे, वो बहुत वो न्यूरॉन क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीजर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। पोटेशियम अगर कम हुआ तो क्या होगा, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा या अल्टर्ड हो जाएगा, अल्टर्ड, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ब्रेन के न्यूरल एक्टिविटी थी वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, न्यूरल एक्टिविटी डिस्टर्ब, जिसकी वजह से क्या होगा, सीजर्स। और हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का क्या है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो हमारे एंजाइम की जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम होने की वजह से, जिसकी वजह से जो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म है वो सही से वर्क नहीं करेगा, ब्रेन का मेटाबॉलिज्म वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आयंस का जो इम्बैलेंस होगा, आयंस इम्बैलेंस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सीजर्स हो सकता है। तो ये कुछ बेसिक थे इनको बस समझाने के लिए ऐसा बताया गया है पूरा डिटेल में कि क्या हो रहा है। बट हम लोग को क्या सिर्फ याद रखना है कि एक्यूट मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है, उनमें ये 5 चीजें आती हैं, बस ये ध्यान रखना है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, तो और क्या रीजंस हो सकते हैं सीजर्स होने के। तो एक रीजन हो सकता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है, कोई इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से होना। नियोनेटल सेप्सिस, नियोनेटल सेप्सिस। अनदर कॉज जॉन्डिस, जॉन्डिस में हम लोगों ने देखा है कि अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, तो कर्निक्ट्रस करेगी, कर्निक्ट्रस। और क्या हो सकते हैं इटियोलॉजीज, तो सिफेलोहीमेटोमा, कोई भी अगर हेमरेज हो तो उस केस में ऐसा हो सकता है सिफेलो, या डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑल टाइप ऑफ हेमरेज, ऑल टाइप ऑफ हेमरेज, ये हो गया। अभी और क्या है, तो ये कुछ बेसिक्स हो गए, अभी हम लोग इसके आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग ना जो इटियोलॉजी देख रहे हैं वो लेस सीवियर से मोर सीवियरिटी की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे कॉमन हो गया हाइपोक्सिया, उसके बाद ये एक्यूट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फिर और थोड़ा सीवियर हुआ जैसे मेनिंजाइटिस हो गया। अभी और सीवियर के केस में आता है जैसे वैस्कुलर इवेंट। इसमें क्या होता है कि जनरली जनरली जो
सीजर्स होते हैं। अब हम लोग देखेंगे सीजर्स डे वाइज कैसे, जैसे फर्स्ट डे सीजर्स हो रहा है तो वो हाइपोक्सिया के केस से हो गया, एक्यूट मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर की वजह से। अभी हम लोग देखते हैं कि अगर सेकेंड डे टू सेवन डे, अगर सेकेंड डे किस रीजन की वजह से सीजर्स हो रहा है, या उसके बाद जो भी सीजर्स हो रहे हैं वो किस रीजंस की वजह से हो रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहला है वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट, अभी वेस्कुलर इवेंट्स का मतलब क्या है कि कोई भी हेमरेज वगैरह हुआ हो, सपोज सबड्यूरल हेमरेज, सबड्यूरल हेमरेज, इसको बोलेंगे SDH। और क्या हो सकता है, सब एरेकेनॉइड हेमरेज, सब एरेकेनॉइड हेमरेज, SAH बोलेंगे इसको। तो इस केस में क्या होता है, या बोल सकते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। तो ये इस केस में क्या होता है, जो सीजर्स होते हैं वो जनरली कब होते हैं, तो सेकेंड डे से सेवेंथ डे के बीच होते हैं, सेकेंड डे से सेवेंथ डे ऑफ लाइफ पर होते हैं। और दूसरे क्या, और क्या हो सकता है, और क्या रीजंस हो सकते हैं, तो जनरली अगर जब डिलीवरी हो रही हो उसकी वजह से, कोई इंस्ट्रूमेंट की वजह से ट्रॉमा हो जाए, तो डिलीवरी में, अगर डिलीवरी हो रही है तो उसमें इंस्ट्रूमेंटल ट्रॉमा या कुछ हो जाए, तो जो सीजर्स होंगे वो कब आएंगे, तो जनरली वो अपीयर होंगे सेकेंड डे ऑफ लाइफ पे। अभी यहाँ पे ट्रॉमा कौन सा बोल सकते हैं, तो जैसे सेफेलोहेमेटोमा, सेफेलोहेमेटोमा। नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ पे कोई इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन हुआ है, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, जनरली हम लोग अभी पहले तो टॉर्च देखते थे, अभी ये कुछ अपडेट होके स्कॉर्च हो गया है। तो इसमें कब होता है, तो इसमें आफ्टर सेकेंड डे बोल सकते हैं, आफ्टर 48 आवर्स ऑफ लिविंग चाइल्ड। तो इस केस में सीजर्स हो सकते हैं। अब सबसे लास्ट वाला क्या है कि अगर कोई ब्रेन में माल फंक्शन है, या ट्यूमर है, या कुछ भी प्रॉब्लम है, ब्रेन माल फंक्शन फॉर्मेशन, तो इस केस में आफ्टर 10 डेज ऑफ लाइफ, इफ सीजर्स डेवलप होते हैं, मोर देन 10 डेज ऑफ लाइफ, सीजर्स अपीयर। तो ये हम लोगों ने कुछ देख लिया है कि कब इमीडिएट सीजर्स होते हैं, उनके कॉजेस क्या हैं, या आफ्टर सम डेज अगर सीजर्स हो रहे हैं तो क्या डायग्नोस हो सकता है। प्रोबेबल डायग्नोसिस, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही होगा, बट एक प्रोबेबल डायग्नोसिस है। तो इसकी समरी हम लोग देख लेते हैं। इसकी समरी क्या है कि अगर सपोज फर्स्ट डे पे सीजर अपीयर हो रहे हैं, तो वो जनरली किसकी वजह से होंगे, तो हाइपोक्सिया की वजह से होंगे, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया इस्चेमिक इंसेफेलोपैथी, HIE। जनरली अगर सेकेंड डे पर हो रहे हैं तो क्या रीजन हो सकता है, उसका रीजन डिफरेंट होगा। जैसे हो गया सिफेलो हिमेटोमा, सिफेल हिमेटोमा। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट इंजरी, इंस्ट्रूमेंटल इंजरी, और एनी हेमरेज। अगर थर्ड सेकेंड टू सेवेंथ डे अपीयर हो रहे हैं तो क्या हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जनरली जो टॉर्च, टॉर्च। अब अगर 10 आफ्टर 10 मोर देन 10th डे है तो क्या हो सकता है, ब्रेन माल फंक्शन, माल फॉर्मेशन। अभी अदर मो और सीवियर क्या कॉज हो सकते हैं, तो और सीवियर कॉज हो सकते हैं, सपोज जैसे गैलेक्टोसीमिया, और हाइपरग्लाइसीनीमिया, और यूरिया साइकिल डिसऑर्डर,
और विटामिन B6 डिफिशियंसी या पायरिडॉक्साइन डिफिशियंसी। तो ये हो गए। और यहाँ पर ये हम लोगों ने देखा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, मोस्ट कॉमन, फिर उसके बाद लीस्ट कॉमन। तो अभी हम लोग देखते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है दो तरीके की इन्वेस्टिगेशन है, एक एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन है। तो हम लोगों ने जनरली इसका इटियोलॉजी देखा है। तो इटियोलॉजी से ही समझते हैं कि सबसे पहले हाइपोग्लाइसीमिया है, तो सबसे पहले क्या कराएंगे, ब्लड शुगर लेवल चेक कराएंगे। और क्या होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनके बारे में होगा, तो सीरम, सोडियम एंड पोटेशियम या कैल्शियम जो भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को चेक कराना है। और क्या कर सकते हैं, तो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है या इन्फेक्शन वगैरह अगर हुआ है तो मेनिंजाइट, तो क्या कराएंगे, CSF एग्जामिनेशन भी करा सकते हैं, CSF एग्जामिनेशन। और क्या कराएंगे, तो EEG कराएंगे। अभी एडिशनल में क्या करा सकते हैं, तो हम लोग जनरली कराएंगे हेमाटोक्रेट, पॉलीसाइथीमिया की वजह से हेमाटोक्रेट। और जॉन्डिस होती है तो उसके लिए हम लोग सीरम बिलिरुबिन करा सकते हैं। और क्या करा सकते हैं, तो ABG करा सकते हैं। और अगर कोई भी अगर फाइंडिंग नहीं मिल रही है तो हम लोग लास्ट में क्या कराएंगे, CT स्कैन या MRI। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन थी हम लोगों ने कहाँ से देखी, तो ऊपर जो इटियोलॉजी पढ़ी है उसी के थ्रू हम लोगों ने समझी है। अभी इसको अलग अलग लिखने का या साथ लिखने का ऐसा कोई रूल नहीं है, बट हाँ ठीक है। अभी सबसे पहले अब आता है कि हम लोग जो, अगर बेबी को सीजर्स हो रहा है तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि उसका क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले उसका RBS करना है, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल, रैंडम ब्लड शुगर लेवल। तो इसमें क्या होगा, अगर जनरली जो उसके ब्लड शुगर है वो लेस देन 45 mg/dl है, तो क्या करना है, उसको अज्यूम कर लेना है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया का केस है और उसको क्या देना है, बोलस देना है। बोलस कितना देना है, तो 2 ml/kg, किसका, 10% डेक्सट्रोज का, डेक्सट्रोज। और उसके बाद ग्लूकोज इन्फ्यूजन रेट देना है उसको कितना, 6 से 8 mg/kg/मिनट। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला स्टेप, कि अगर हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से उसको सीजर्स हो रहे हैं। अभी सीजर्स होने का दूसरा कारण क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, अभी हाइपोकैलेमिया कैसे पता करेंगे, तो जनरली उसका रिपोर्ट्स हम लोग कराएंगे, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, हाइपोकैलेमिया के केस में, हाइपोकैलेमिया के केस, कैल्सीमिया के केस में, तो इस केस में क्या करना है, हम लोग को उसको 2 ml/kg ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। कैसे, तो IV ओवर 10 मिनट्स। ठीक है, इतना देना है। बट यहाँ पर ना एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो कैल्शियम होता है ना, वो क्या कर सकता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज कर सकता है कैल्शियम। इसकी वजह से क्या हो सकता है, तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, कि स्ट्रिक्ट कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है, स्ट्रिक्ट कार्डियक मॉनिटरिंग। तो और फिर उसके बाद जो इसमें इन्फ्यूजन हो रहा है, वो जो इन्फ्यूज करना है, ये जो हाइपोकैलेमिया है, उसमें क्या है, बहुत ही स्लो करना होता है उसको। और डाइल्यूशन इसका किस में करेंगे, तो NS में करेंगे, और बहुत ही स्लो करना होगा। अगर स्लो नहीं करेंगे तो इसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया के होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बेबी डेड हो सकता है। अगला कॉज हम लोग क्या पढ़े थे, कि हाइपो कैलेमिया, तो इनके जस्ट इंजेक्शन वगैरह देना है, ऐसा कुछ सच नहीं है। अभी हम लोग ड्रग्स की तरफ देखते हैं कि एपिलेप्टिक ड्रग क्या है। तो हमारा सबसे पहला ड्रग ऑफ चॉइस क्या होना चाहिए, तो हमारा सबसे पहला जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है, वो क्या होगा, फेनेरो बारबिटोन। तो ये हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है एंटी एपिलेप्टिक सीजर्स के केस में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो डेली रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होना चाहिए, वो नॉट मोर देन 40 mg/kg, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। सपोज इसमें क्या चलते हैं, लोडिंग डोज एंड मेंटेनिंग डोज। लोडिंग डोज में सपोज उसको, उस बेबी को सुबह 9 बजे सीजर आ रहा, तो हमने उसको क्या दे दिया, 20 mg/kg लोडिंग डोज दे दिया, और साथ में मेंटेनेंस डोज चला दिया 5 mg/kg/डे के हिसाब से। तो मेंटेन डोज जो होता है वो जनरली सेम ही होता है, बट लोडिंग डोज चेंज हो जाता है। अब इस बेबी को
थोड़ी देर तो नॉर्मल रहा। फिर थोड़ी देर बाद क्या, 9:30 बजे उसको वापस से सीजर्स होने लगा। तो हमने उसको वापस से 10 mg/kg उसको क्या दे दिया, लोडिंग डोज वापस से फेनोबारबिटॉन दिया, और साथ में मेंटेनेंस डोज चला दिया 5 mg/kg/डे। बट उसको वापस से सीजर्स हो रहा है 10 बजे, 10 AM। तो उसको क्या, वापस से हम लोगों ने लोडिंग डोज दिया 10 mg/kg का, और साथ में ये मेंटेनेंस डोज 5 kg/डे। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएंगे। अभी बस क्या है कि इनका डोज, डेली रिक्वायरमेंट क्या है कि उससे ज्यादा नहीं देना है, और ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो बस वो ध्यान रखना है। तो अब अगर ये 10 बजे के बाद इसको वापस से सीजर्स हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या देंगे, सपोज 11 बजे इसको वापस से सीजर्स हो रहे हैं, तो हमारा सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को इस्तेमाल करना है फेनेटोइन। फेनेटोइन। तो यहाँ पे उसके बाद फेनेटोइन देंगे। अभी फेनेटोइन का जो मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है, फेनेटोइन की मैक्सिमम डेली रिक्वायरमेंट होती है 30 mg/kg। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मेंटे अभी इसको कब देना है, जब फेनरोबारबिटोन क्या होगा, वो फेल टू रिजॉल्व सीजर, तो तब इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है ये हमारी। तो इसमें भी क्या होता है कि हम लोग लोडिंग डोज देते हैं और मेंटेनेंस डोज देते हैं। तो लोडिंग डोज क्या होगा, पहले 20 mg/kg देंगे आईवी, उसके बाद फिर उसका मेंटेनेंस डोज जनरली 5 mg/kg ही रहने वाला है, और उसके बाद फिर वापस से क्या देंगे, पहले 20 देंगे और फिर कितना देंगे, तो 10 mg/kg देंगे। अब अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो हम लोग और क्या ड्रग्स दे सकते हैं, तो और ड्रग्स दे सकते हैं। जैसे अगर स्टिल सीजर्स अगर हो रहे हैं तो हम लोग किस पे प्रेफर कर जाएंगे, तो लोराजिपाम पे, लोराजिपाम और मिडाजोलाम, ये इस पर शिफ्ट करेंगे। तो ये एज अ थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल सकते हैं। तो इनके जनरली वैल्यूज वगैरह नहीं याद रखने हैं अभी तो। और तो इतना ही था इसके लिए, इसके मेंटेनेंस के लिए और इसकी ईटियोलॉजी इसको समझने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।